आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की, जिसमें पहला जो टॉपिक था, हम लोगों ने पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में समझा। सतत विकास होता क्या है उसके बारे में समझा गया कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक साधनों के आधार पर आधार को क्षय नहीं होने दिया जाता है। मतलब कि इसके लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन इस प्रकार ना किया जाए कि आने वाले जो भी हमारी जनरेशन्स हैं उनको उसका लाभ ना मिल पाए। उसके बाद हम लोगों ने सतत विकास की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, जिसमें कि सतत विकास की प्रमुख विशेषताओं में जो कि पहले बताया गया था कि ऐसा विकास जिसमें मानव जीवन सुखमय हो, बना रहे। दूसरा था कि विकास की ऐसी क्षमता हो जिससे परितंत्र उत्पादन देता रहे, मतलब जो सिस्टम है मेरा वो लगातार उत्पादन देता रहे तथा भविष्य के लिए भी एक स्वस्थ और टिकाऊ अवस्था बनी रहे। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था उसी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रमुख विशेषताओं में, कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा संतुलित सदुपयोग किया जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने इको डेवलपमेंट, पारिस्थितिकी विकास के बारे में पढ़ा था। ये एक अवधारणा है, एक अवधारणा जिसका अर्थ होता है कि ऐसा विकास जिसमें विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाया जा सके। मतलब विकास भी है और हमारा जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, उस पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद हम लोगों ने सतत विकास के मूलभूत पहलू पढ़े थे, जिसके अंतर्गत जैव विविधता एक सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मूलभूत पहलुओं की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला रहता है जैव विविधता। उसके बाद उसके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, हानिकारक अपशिष्टों का प्रबंधन, उद्योगों में निकलने वाले अपशिष्टों का प्रबंधन तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आपके सततता के सततता मतलब सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, जैविक विविधता का संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, संसाधनों एवं पर्यावरण से सतत आय, संसाधनों का पुनर्चक्रण, मानव का गुणात्मक विकास अर्थात मानव के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय पर विशेष ध्यान देना तथा सभी वर्गों की सुनिश्चित भागीदारी एवं जागरूकता इत्यादि सततता के सिद्धांत हैं। उसके बाद हम लोगों ने मानव द्वारा व्यक्तिगत प्रयास के बारे में पढ़ा गया था कि मानव क्या व्यक्तिगत प्रयास करे जिसके अंतर्गत सतत विकास को अचीव किया जा सके इजिली। उसके लिए ऊर्जा का संरक्षण, आहार की उत्पादकता में वृद्धि, जल संरक्षण, विषाक्त पदार्थ तथा प्रदूषण तत्वों से बचाव, पुनर्चक्र तथा अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सब पढ़ा गया था। उसका जो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक उठाया था दूसरे लेक्चर में, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के बारे में उठाया गया था। पारिस्थितिकी में हम लोग जानते थे कि पारिस्थितिकी में पढ़ा गया था कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैव जगत तथा उनके निकटवर्ती पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती थी। ठीक है। उसके अंदर लोग दो तीन साइंटिस्ट के जो भी आपके इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन पढ़ा गया था, जिसमें हम लोगों ने ओडम के बारे में पढ़ा गया था, फिनालिया भी एक है। फिर साउथ विदे के बाद बताया गया था कि पारिस्थितिकी एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत जीव प्राणियों के पारस्परिक संबंध तथा उनके अपने वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न विभिन्न इन्वायरमेंटलिस्ट ने, विभिन्न विभिन्न जो भी राइटर्स थे उस समय के, जो ज्ञानी करता थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने परिस्थिति को अपने अपनी भाषा में डिफाइन किया है। तो उसमें से आपकी किताब में बहुत सारी चीजें मिली होंगी, लेकिन आपको 2 या 3 जो भी अच्छे हैं, जैसे क्लार्क हो गए, ओडम हो गए, विकमेकर हो गए, इन लोग की डेफिनेशन याद करके और अपने नोट्स में जब उसको करोगे या अपनी कॉपी में जब आप एग्जाम दोगे, जब भी एग्जाम दोगे, उसमें जब इंक्लूड करोगे इन लोग की डेफिनेशन को, तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने पारिस्थितिकी की विशेषताएं पढ़ी थी कि पारिस्थितिकी की कौन कौन सी विशेषता होती है, जिसके अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। ठीक है। पारिस्थितिकी में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है उनके बारे में पढ़ा गया था कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसके अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों इनके वातावरण में आंतरिक संबंधों तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन के अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसमें विश्व जीवन का दार्शनिक विश्व जीवन का भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार परिस्थिति में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि किस चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद
उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा गया था कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी अध्ययन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो उसमें जो पहला उद्देश्य पढ़ा गया था जीवधारियों तथा उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन। ठीक है। उसका विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का सही बोध कराना। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के घटकों के बारे में पढ़ा गया था, उनके बीच के पारस्परिक संबंध, पारस्परिक निर्भरता क्या है, कौन किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा गया था। तो ये सब चीजें उसकी उद्देश्यों के बारे में पढ़ी गई। उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रमुख क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ा गया था, जिसके अंदर एकांगी परिस्थिति आती थी और संपूर्ण परिस्थिति आती थी। ये जो चीज हम लोग बता गए थी कि एकांगी परिस्थिति मतलब हम किसी एक जाति के एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ एक जाति के जंतु पाए जाते हैं और उनका अध्ययन करना, उनका वातावरण से पारस्परिक अध्ययन करना, हम लोग एकांगी परिस्थिति में पढ़ते हैं। और जब वो जाति बहुत सारे समुदाय के साथ जब बहुत सारी जाति एक साथ आ जाती है किसी क्षेत्र में, तो हम उसे समुदाय बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा गया था। ठीक है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन किया गया था आवास के आधार पे। आवास के आधार पे वन आवास पारिस्थितिकी होती है। वन में जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, उनके मृदा से उनका संबंध, अंतर संबंध, उनके बारे में पढ़ाया गया था। उसके समुद्री जल के आवास की परिस्थिति होती है। फिर ताजे जल के आवास की परिस्थिति होती है। फिर कोरल रीफ होती है। ठीक है। द्वीप आवास की परिस्थिति, झील परिस्थिति, पर्वतीय परिस्थिति, तो अन्य बहुत सारी परिस्थिति होती है उनके आवास के स्थान पे। इन सभी में जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो सूर्य की ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा हमारी स्रोत होती है किसी भी परिस्थिति को संचालित करने के लिए। ठीक है। किसी भी आप अभी पढ़ेंगे आगे खाद्य श्रृंखला को संचालित करने के लिए। ऐसे करके हम लोगों ने परिस्थिति की विभिन्न विभिन्न कैटेगराइजेशन पढ़ गए थे बेस्ड ऑन एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक हैबिटाट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे, जिसमें क्या क्या करना चाहिए मनुष्य को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इकोसिस्टम पढ़े थे। इकोसिस्टम क्या होता है, तो परितंत्र बोलते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों बोलते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम बोलते हैं। ये एक प्रकार की प्राकृतिक इकाई होती है जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के सभी जीवधारियों जैसे पौधे, जीव जंतु और अणु जीव को अपने अंदर सम्मिलित करते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के अंतः क्रिया करते हुए संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ ली गई है, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 मिनट 10 मिनट रिविजन करते हैं। उसके बाद हम लोग पारस्परिक तंत्र की विशेषताएं पढ़ी गई थी, जिनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे समस्त प्राणियों उसके भौतिक परिवेश का योग होता है। ठीक है। इसकी संरचना जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा घटकों द्वारा होती है। इसके घटकों में अंतःक्रिया होती है तथा विभिन्न जीवों में पारस्परिक संबंध होते हैं। अब घटक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आते थे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जैविक घटक में आते थे। अजैविक घटक में वो आते थे, जैसे जब भी पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं तो उनका जो अपघटन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होता है। तो ये सब कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब मृदा में मिल जाते हैं और ये एक तरह से अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इकोसिस्टम का, परितंत्र का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन। तो अगर मेन क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपका वन इकोसिस्टम भी होता है। ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद जो मेन इकोसिस्टम है, ठीक है, तो वन हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, महाद्वीप हो गया। तो ये सब चीजें अंदर इसके मेन इकोसिस्टम। अभी हम लोग एक इकोसिस्टम पढ़ेंगे जिसको मूलतः मेन इकोसिस्टम के बारे में उसके बारे में किया जाता है। उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में पढ़े थे। तो 2 प्रकार के घटक बताए अभी, एक जैविक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक अजैविक अबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो जैविक घटक ऐसे जीवधारियों के लिए होता है, ऐसे समुदाय के लिए होता है जो परस्पर पोषण संबंध में होते हैं। ठीक है। पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें पहला मेरा उत्पादक था, इंग्लिश में प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स बोले थे। इसमें हरे हरे पेड़ पौधे तथा वे सभी वनस्पतियां आती थी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती थी। ठीक है। इसलिए इन्हें उत्पादक तथा ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, बहुत सारे नेम्स हैं इनके, तो कंफ्यूजन नेम्स में होता है। इसी को हम लोग उत्पादक या स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ठीक है।
ये उत्पादक होता था। मतलब जैविक घटक के अंदर हम लोग उत्पादक पहला आता था, उसके बाद हमारा उपभोक्ता आता था। उपभोक्ता जो कि डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड रहता है स्वपोषी पे। तो उपभोक्ता बोलो उसको या परपोषी बोलो, ठीक है। इंग्लिश में कंज्यूमर्स और फैगोट्रॉप्स बोलते हैं। इस वर्ग में वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जंतु को फिर 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो कि शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, जो कि अपना भोजन जो है वो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। तो उपभोक्ता को फिर 3 भाग में कैटेगराइज किया गया था। एक प्राथमिक उपभोक्ता था, जिसके अंतर्गत सभी शाकाहारी आते हैं, शाकाहारी जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, छोटी मछलियां, गाय, बकरी, खरगोश इत्यादि। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, इसमें मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जिसके अंदर चिड़िया, छिपकली, झिंगुर, मेढक, शेर, चीता इत्यादि होते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता होते हैं, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जैसे बाज हो गया, सांप हो गया, ये लोग। चौथा होता है उच्च मांसाहारी। इसके अंतर्गत वो मांसाहारी आते हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारियों को मारकर खाते हैं, किंतु उन्हें कोई मार नहीं खा उनको उनको कोई मारकर नहीं खा सकता, जैसे शेर, चीता, मगरमच्छ, उल्लू, बाज इत्यादि। तो जैविक घटक के अंदर उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, और उपभोक्ता के अंदर 4 आ गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। तीसरा इसी में जो तीसरा था वो अब घटक था, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा है अब घटक। अब घटक को डिकम्पोजर बोलते हैं। इसके अंतर्गत मृत मृतोपजीवी जीवाणु जो कि कवक इत्यादि होते हैं, जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके उन्हें सूक्ष्म व सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगों में बदल देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं, ठीक है। अब इसी में ये सभी 3 देखो, जैविक घटक, पारिस्थितिकी जो घटक थे पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रकार के थे, जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर मेरा 3 पार्ट था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। जो दूसरा वाला पार्ट था उपभोक्ता, उसके अंदर फिर 4 पार्ट थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। अब अजैविक घटक में आते हैं। तो अजैविक घटक में वे खनिज लवण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये सभी टूट के बनते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक घटक, ये सभी गैसें सम्मिलित होती हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ तथा संश्लेषण होता है। ये सभी हरे पौधे के पोषक तत्व जो प्राय चक्रीय अवस्था में उपस्थित है। मतलब इन ये सभी जरूरत है, अगर पौधा अपना स्वयं का भोजन बना रहा है तो इन सभी अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है उसको अपने भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने के लिए इन सभी जैविक अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। और ये अजैविक घटक कहाँ से मिलते हैं हमको? ये सभी अजैविक घटक वहीं से मिलते हैं, जैसे कोई पेड़ पौधा सड़ गया या कोई जानवर मर गया, उनको उनको उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इनकार्बनिक कार्बनिक में बदल के फिर पौधे उसको खींच लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। तो ये पूरा एक तरह से चक्र चलता रहता है, ठीक है। और यही चक्र को हम लोग आगे पढ़ना है, जो कि हम लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर होता है, आपको डिफरेंस बता दिया गया था, नोट्स भी दे दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ये चक्र चक्र हम लोग बोल रहे हैं, ये चक्र है क्या? ये एक तरह की आहार श्रृंखला है। कैसे पौधे को कोई शाकाहारी जीव खाता है, उस शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है, मांसाहारी जीव को उच्च मांसाहारी जीव कैसे खाता है। तो ये एक तरह से लगातार होती हुई प्रक्रिया है, जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला का नाम दिए हैं। इसकी डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे का उपभोग करके अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। प्राथमिक जो उत्पादक है, जो कि प्राथमिक उत्पादक में कौन कौन से आते हैं? हरे पौधे हो गए, ठीक है। तो हरे पौधे एवं प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो भी हम लोग पढ़े गए हैं, ये और अपघटन करता, जैसे कवक या जीवाणु आपस में मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं तथा भक्षक या भोज्य के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है।
तो आहार श्रृंखला हम लोग को पढ़ना था आहार श्रृंखला में। तो आहार श्रृंखला के जो ये चीजें आप लोग को यहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी आहार श्रृंखला। तो ये सब चीज देख ली गई। अब आहार श्रृंखला कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती है वो देखना है। तो आहार श्रृंखला जैसे एक यहाँ पे दिखाया गया है कि तालाब की आहार श्रृंखला होती है। तो एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम बताया गया है कि पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया गया है। जो मेरा शैवाल होता है, शैवाल एक तरह का पौधा होता है, ठीक है, जलीय पौधा होता है, जो कि अपना भोजन बनाता है। उसको जलीय पिस्सू करके जीव होता है, वो खाता है उनको। फिर छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, और बड़ी मछली को बगुला, बत्तख, सारस ऐसे करके खाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देके बताया, हरे पौधे, कीड़े मकोड़े, हरे पौधे, कीड़े मकोड़े हरे पौधे को खाते हैं। ये मेढक कीड़े मकोड़े मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बगुला, सारस खाता है। तो ये एक तरह से श्रृंखला लगातार चल रही है। एक दूसरे का जो भोजन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं कि वो एक दूसरे का भक्षण कर ले रहे हैं। ऐसे ही घास स्थल, ये तालाब की डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक है। तालाब के बारे में, तालाब की श्रृंखला के बारे में बताया गया था। उसके बाद हमारे पास आता है मेरे ये घास स्थल का। तो घास अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, टिड्डे खाते हैं। उसके बाद चिड़िया खाती हैं टिड्डे या कीड़े मकोड़ों को। फिर चिड़िया मेढक को बांस, सांप इत्यादि खाते हैं। तो ये घास स्थल के मैदान हो गए, परिस्थितितंत्र के आधार श्रृंखला को। ऐसे ही वन की हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही कर करते हमारे पास तीन आहार श्रृंखला मिलती हैं, तालाब की, घास की और वन की, ठीक। तो देखो आपको लग रहा होगा कि ये सभी जो आहार श्रृंखला है ये लीनियर, एक रेखीय, ठीक है, समरेखीय एक रेखा में चल रही है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में बहुत सारे जीव बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी आपको एक फिगर दिखाते हैं, ये देखिए, इस फिगर के बारे में बात करना चाह रहे थे। पेड़ पौधे को कीड़े खाए, कीड़े को कुछ खाए, ठीक है। ये तालाब की दिखा रहा है पेड़, ये आपका शैवाल है, शैवाल को छोटे, फिर छोटी मछलियां, छोटी मछली को सारस, बगुला ऐसे कर। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सीधी लाइन में हो। ये एक तरह का, अब इसको कोई और खाएगा, इसको कोई और खाएगा, तो ये एक तरह का जाल बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल या फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे चलेगा, हमेशा चक्रीय चलता रहेगा। अब इसको कोई और खा लेगा, इसको कोई और खा लेगा, इसको कोई और खा लेगा। ये इस तरह से इसको सांप खा लेगा, इसको ये खा लेगा, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को कीड़ा खाएगा, कीड़े को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को कुछ खाएगा। तो ये एक तरह के जाल का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कौन किसको खाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को देखा जा रहा है, जो हम लोग खाद्य श्रृंखला देखी जा रही है, उसमें जो हम लोग स्टेप मार के चल गए हैं कि सीधी एवं सीधी रेखा में चलती है। कि उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी, फिर ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रथम श्रेणी के उत्पाद जो कि वन परिस्थिति तंत्र के जो उत्पादक है प्रथम श्रेणी के, तो उसको कोई घास मैदान के द्वितीय उत्पादक खा ले, ठीक है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किसको खा लेगा। तो ये एक तरह का एक जाल बन जाता है। इसी को हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक था मेरा, इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल, फूड वेब। तो फूड वेब और फूड चेन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फूड चेन में हम लोग किसी एक परितंत्र का अध्ययन करते हैं, उनके खाद्य खाद्य श्रृंखला का वहां पे अध्ययन करते हैं कि कैसे कौन किसको खाता है। इसलिए ये सभी जो एक परितंत्र में होता है, जैसे वन का परितंत्र हो गया, घास मैदान का परितंत्र हो गया, तो वहां पे जो भोजन है वो कहाँ से किसके पेट से कहाँ पे जा रहा है, वो एक परितंत्र में अध्ययन करते हैं। तो वो हम लोग फूड चेन में बोलते हैं। जब हम लोग पूरे समस्त पृथ्वी का अध्ययन करेंगे कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे एक फूड वेब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना था वो इकोलॉजी, ये, हाँ, यही तो पढ़ना था हम लोग को, कहाँ गया। तो यहाँ पे देखिए फूड चेन के बारे में बताया गया है। तीन तरह के फूड चेन बताए गए हैं। तीन चरणीय आहार श्रृंखला, अभी टाइप्स बताए गए हैं। तीन चरण के भी होते हैं, चार चरण के भी होते हैं, पांच चरण के भी होते हैं। तीन चरण मतलब घास, घास को हिरन खाए, हिरन को शेर खा गया, ये तीन चरण। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है। फिर चार चरण की आधार श्रृंखला में क्या हो गया, घास, घास को कीट खाए, कीट को मेढक खाए, मेढक को पक्षी खाए। तो यहाँ पे चार हो गया, 1 2 3 4। ऐसे ही पांच का हो गया, घास, कीट, मेढक, सांप, पक्षी, तो पांच चले। तो ये डिपेंड करता है कैसे कैसे कितने भाग में इसको वर्गीकृत किया गया है, कितने तरह की वो
सब की गई है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो। उसके बाद हम लोग ओडम ने जो कि बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जिन्हें पितामह माना जाता है इकोलॉजी का, ठीक है। उन्होंने इस फूड चेन को 3 प्रकार में विभाजित किया था। पहला था शाकवर्ती आहार श्रृंखला। यह श्रृंखला पौधे से प्रारंभ होकर शाक व मांस वस्तुओं से संबंध रखती है। उसके बाद मेरा था अपरदी आहार श्रृंखला। अपरदी आहार श्रृंखला में यह आहार श्रृंखला गले सड़े पौधे कार्बनिक पदार्थों में प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होती है। इन मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव भोजन अर्थात ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया था वो फूड वेब आ गया था। कि फूड वेब में क्या बताया गया था कि फूड वेब क्या होता है। वही चीज होती है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता तथा अपघटक तक ऊर्जा के स्थानांतरण को एक सीधी कड़ी के रूप में दिखाया गया है। प्रकृति में ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सीधी कड़ी के रूप में दिखेगा। तो प्रकृति में ऐसा नहीं मिलता है, वरन बहुत सी आधार श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अर्थात अनेक आहार श्रृंखलाएं के परस्पर संबंधित क्रम को खाद्य जाल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद हम लोग को देखना है डेफिनेशन। आप आपको फिगर बनाना होगा तो आप ये वाला फिगर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो नहीं बनानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जैसे शैवाल शैवाल को छोटी मछलियाँ खाएं, छोटी मछली को बड़ी मछलियाँ खाएं, बड़ी मछलियों को ये खाए, क्या कहते हैं, सारस खाए। तो ऐसे लिख के आप बता सकते हैं जाल बना के। यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग को आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर समझना है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो ये अंतर आपको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या होता है। बता दिए गए हैं। अगर किसी परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। खाद्य किसी भी खाद्य भोज्य पदार्थ का कैसे किसी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में खाद्य जाते हैं, तो किसी एक परितंत्र के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो वो हम खाद्य श्रृंखला के अंदर रखते हैं। और यही चीज अगर पूरे पृथ्वी के अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग फूड वेब के फॉर्म में रखते हैं। उसके जो मेरा नेक्स्ट है ये इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अभी हम इससे पहले हम लोग बात किए थे कोई भी क्लास में कि एक पिरामिड का निर्माण होता है। इकोलॉजी पिरामिड, पहले पिरामिड की आवश्यकता क्या पड़ी, इकोलॉजी पिरामिड है क्या, इसके बारे में पता करते हैं। तो पारसी पिरामिड ऐसा प्रारूप है जिसके द्वारा उत्पादक तथा उपभोक्ता जीवों पर पारिस्थितिकी का प्रभाव व्यक्त करते करते यह स्पष्ट किया जाता है कि इन दोनों प्रकार के जीवों की संख्या में आहार श्रृंखला और पोषण स्तर के आधार में कमी तथा वृद्धि होती है। वैसे तो जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह पोषण श्रृंखला के माध्यम से निरंतर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने विविध पोषण स्तरों के जीवों की संख्यात्मक व्यवस्था की है। पारिस्थितिकी तंत्रों के सामान्य कार्यात्मक संबंध वाले आहार जाल, ठीक है, आहार जाल आ गया जीवों की संख्यात्मक व्यवस्था की है। पारिस्थितिकी तंत्र के सामान्य कार्यात्मक संबंध वाले आहार जाल में विविध पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या प्राकृतिक नियम के अनुसार निर्धारित की है। प्रोफेसर सी एल्टन ने इस तथ्य को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया है, जिसे एल्टन का नियम कहा गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि आ सकता है कि एल्टन का नियम समझाइए। इसके अनुसार आहार श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे खाद्य स्तर पर प्राणी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं और सबसे ऊपर के स्तर पर इनकी संख्या कम होती है। इन दोनों चरम परिस्थितियों के मध्य घटती दर पाई जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नीचे से ऊपर चढ़ने पर पोषण स्तर के अनुसार प्राणियों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो ये जो इतनी डेफिनेशन दिखाया गया है वो इस डेफिनेशन को इस फॉर्म में ये होता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। जहाँ पे अगर पोषण स्तर की बात की जाए तो यहाँ पे वे जीव ज्यादा होंगे, यहाँ पे वे जीव ज्यादा होंगे जिनकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब जिसके अंदर पेड़ पौधे होंगे। पता है, आपको पता है कि हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्पादक, ठीक है,
यहाँ पे उत्पादक होंगे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे के बाद उपभोक्ता आता है। उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है। अगर पेड़ पौधा 100 है तो उपभोक्ता की संख्या जो हो जाएगी वो 80 या 70 हो जाती है, तो उपभोक्ता कम होते हैं। जीव जंतु, ठीक है, मांसाहारी जीव जंतु जो भी होते हैं। अब इन मांसाहारी जीव जंतु को खाने वाले जो कि मनुष्य होते हैं, इनकी संख्या और कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जो पोषण है वो परस्पर कम होती जाएगी। ये इसी को हम लोग एक पिरामिड का फॉर्म दे दिए गए हैं। ये एक पिरामिड है जिसमें नीचे की स्तर पे वे जीव जंतु होंगे जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, मतलब जिनका पोषण स्तर सबसे ज्यादा होता है। उसके ऊपर ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनका पोषण स्तर और कम होता है। उसके बाद ऐसे होते हैं जिनका उससे भी कम होता है, जो कि पहले यहाँ पे मानव मनुष्य आएंगे, फिर उपभोक्ता, ये उत्पादक। तो इसी को हम लोग बोला गया, यहाँ पे दिखाते हैं, इस तीर से करके दिखाते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जो पोषण स्तर की श्रृंखला है वो लगातार कम होती जा रही है। अब इसी पिरामिड, इसी जो पारिस्थितिक पिरामिड था, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, जो कि पहला है संख्या पिरामिड, दूसरा है जीव जीव पिरामिड, और चौथा सॉरी, पहला संख्या पिरामिड है, तीसरा है जीव भाग पिरामिड, और तीसरा है एनर्जी पिरामिड। अब संख्या पिरामिड में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिखाया है, ये इस फिगर को देखो। पिरामिड बोला है तो पिरामिड की शेप में दिखाना पड़ेगा आपको। पहले नीचे आएगा वनस्पतिक, ठीक है, वनस्पतिक जो कि नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज को उस पिरामिड के शेप में दिखाना है। उसके बाद जो उसके ऊपर आएगा, मतलब इसकी जो आधार आधार श्रृंखला होगी, जिसका आधार होगा वो प्राथमिक उत्पादक के फॉर्म में होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी, तो ये था क्या, ये उत्पादक था। उसके बाद उपभोक्ता आता है। वो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से जंतु आएंगे, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो कि शाकाहारी पेड़ पौधों को खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव जो होते हैं, जो शाकाहारी जो कि जीव जंतु को खाते हैं। मांसाहारी जीव वो होते हैं जो कि जीव जंतु को खाते हैं, ठीक है। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, इनकी संख्या और कम होती चली जाएगी। देख रहे हो यहाँ पे साइज कम होती चली जा रही है। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे थे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता हुए, फिर द्वितीयक उपभोक्ता हुए, फिर तृतीयक उपभोक्ता के रूप में मानव आ गया, इनकी संख्या और कम हो गई है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, इनकी संख्या संख्या के आधार पे बोला जा रहा है ना, संख्या के आधार पे पिरामिड को किया गया है। तो इनकी संख्या लगातार कम होती जाएगी। तो ये जो इतना पूरा लिखा है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। लिखने का मतलब यही है कि संख्या के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे जैसे नीचे सबसे उसी को रखते हैं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी जीव होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि शाकाहारी जीव होते हैं, और ये तो स्वपोषी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। और मेरा तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो कि मनुष्य को हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है। दूसरा जो था वो बायोमास, ठीक है। बायोमास को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव भार। जीव जीव का भार कितना है उसके आधार पर हम लोग रखते हैं। तो पहले तो समझ लो जीव भार होता क्या है। तो जीव भार की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई थी, यहाँ पे, ठीक है। जीव भार क्या होता है, खड़ी फसल को भार के रूप में जब मापा जाता है तो उस मात्रा को उस क्षेत्र का जीव भार कहते हैं। जीव भार को सामान्यतः ताजा तौल, फ्रेश वेट या शुष्क तौल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो अब कैसे इसको इसको एग्जांपल देके समझाया है। जैसे घास का जो घास मैदान होता है, वहां पे घास के बाद स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम जिनकी दाईं ओर को होती है, ठीक है। तो उत्पादक प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उत्क्रमणचारी, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे दिखाया है कि अगर हम लोग इसको
बायोमास को दिखाएंगे, इसके बायोमास को भार के आधार पे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग समुद्रीय उनका देखते हैं कि इनका जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका अध्ययन करते हैं, वहां पे भारमास को जीवभार को कैसे प्रदर्शित करेंगे पिरामिड के शेप में। तो हम लोग पहले एक पिरामिड बनाएंगे और इस पिरामिड में सबसे ज्यादा, समुद्र में सबसे ज्यादा भार किसका होगा, जिनकी संख्या सबसे कम होगी। जैसे बड़ी मछली जैसे शार्क हो गई, वेल हो गई, इनकी संख्या सबसे कम होती है, तो संख्या तो कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है, हम लोग जीव भार के बारे में बात कर रहे हैं, संख्या तो कम होगी बट इनका वेट सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे चार वेट, इनका वेट सबसे ज्यादा होगा, तो इसको इसका आधार बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद छोटी मछली आएंगी, इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, संख्या की बात नहीं कर रहे हम, संख्या। अच्छा, इसी चीज को हम लोग दोनों पिरामिड लेके चलते हैं कि संख्या के आधार पर भी बनाते हैं और बायोमास के भी आधार पर बनाते हैं। तो पहले हम लोग बायोमास के आधार पर बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा भार शार्क का होगा, वेल्स का होगा, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इनकी संख्या सबसे कम है, तो संख्या वाले पिरामिड में इनका जो पोजीशन होगा वो टॉप मोस्ट पे होगा, क्योंकि इनकी संख्या कम है। हमको सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या शैवालों की होती है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा शैवाल होंगे, लेकिन शैवाल का जीव भार कम होता है। तो शैवाल का जीव भार कम होता है, तो यहाँ पे जीव भार के आधार पे इनकी संख्या सबसे कम होती है, तो यहाँ पे रख देंगे शैवाल को। तो उसके यहाँ पे छोटी मछलियां आती हैं, जिनकी संख्या इनसे ज्यादा थोड़ा सा कम होती है। तो यहाँ पे शैवाल, शैवाल के बाद छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों के बाद शार्क, क्योंकि इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये देखो ऊपर वाला जो पिरामिड बन रहा है, ये पिरामिड संख्या के आधार पर बना है, और ये जीव भार के आधार पर बना है। तो संख्या के आधार पे शैवाल की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद छोटी मछलियों की होती है, छोटी मछलियों के बाद बड़ी मछलियों की होती है, जिनकी संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये संख्या के आधार पर बना है, और ये जो बना है वो जीव भार के आधार पर बना है। तो जीव भार में सबसे ज्यादा भार शार्क का होता है, फिर छोटी मछली का होता है, और फिर शैवालों को होता है। ये एक दूसरे का अपोजिट वर्जन है। ठीक है, तीसरा है मेरा ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो हम लोग जब पढ़ा गया, हम लोग बताया गया था कि जब भी एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है या रूपांतरित होती है, तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी को हम लोग बताया गया था कि ऊर्जा के ह्रास का नियम, 10% ऊर्जा ही पहुंचती है एक 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 ऊर्जा से, जब दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इसी को ऊर्जा के ह्रास का नियम बोला गया था। मान लीजिए कि घास है, घास को घास ने अपना भोजन स्वयं बनाया, और घास को थोड़े छोटे कीड़े मकोड़े ने खाया, कीड़े मकोड़े को चिड़िया ने खाया। तीन स्तरीय खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट। अब हम लोग ऊर्जा पिरामिड की बात करते हैं। तो पहले हम लोग के पास घास आ गई, घास को कीड़े मकोड़े खाए, कीड़े खाए, कीड़े को चिड़िया खाई, चिड़िया को सांप खाया। नहीं, रखते हैं 4 स्तरीय। अब देखो, घास के पास अगर 100% ऊर्जा होगी, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा इसके पास पहुंचेगी कीड़े के पास, तो कीड़े के पास सिर्फ 90% ऊर्जा गायब हो जाएगी, 90% ऊर्जा चली जाएगी, फास्ट हो जाएगा, इनका लॉस हो जाएगा, और सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचेगी। अब इस 10% में, इस 10% की 90% ऊर्जा जब चिड़िया खाएगी इस कीड़े मकोड़े को, तो फिर इस 10% की 90% ऊर्जा फास्ट हो जाएगी, और जो पहुंचेगा चिड़िया के पास वो 10% पहुंचेगा। अब इस 10% में फिर 90% का हास हो जाएगा, और जो सांप के पास पहुंचेगा। ठीक है, 10-10% ऊर्जा ही मेरी रूपांतरण के दौरान एक दूसरे स्तर पे पहुंचती है, एक दूसरे पोषण स्तर पे पहुंचती है। इसी को हम लोग ऊर्जा के ह्रास का नियम बोलते हैं, या 10% ऊर्जा का नियम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऊर्जा पिरामिड भी बनता है।
जैसे देखो, अब इसी का पिरामिड अगर बनाना होगा हमको तो कैसे बनेगा? हाँ जरा पर। अब इसी का अगर हमको पिरामिड बनाना होगा तो कैसे बनेगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी? देख रहे हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे पास स्टार्टिंग में घास था, तो पहले घास का खाएगा यहाँ पे। ठीक है? घास के बाद 90% ऊर्जा का हाश हो गया, बचा कितना प्रतिशत ऊर्जा? 10%। तो 10% ऊर्जा मेरे पास कीड़े के पास आ जाएगी, तो यहाँ पे कीड़ा रखा जाएगा। उसके बाद किसकी बची? ये धीमे धीमे ऊर्जा कम होती जा रही है, ठीक है, ऊर्जा कम होती जा रही है। अभी हम आपको एक चीज और बताएंगे, तो आप थोड़ा और अच्छा लगेगा। अरे यार, ये हो गई चिड़िया की, ये चिड़िया है। चिड़िया के बाद ये जो बची है, ये सांप की हो गई। ये भी रही सांप की हो गई। ये सांप हो गया, ये चिड़िया, ये कीड़े मकोड़े और ये घास। तो ये एक तरह से पिरामिड बन के तैयार हो गया मेरा, कि ये ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा के आधार पे यहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा यहाँ पे, फिर कम ऊर्जा, फिर उसके कम ऊर्जा, उसके लिए कम ऊर्जा। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे से ऊपर जाते समय ऊर्जा का वो हो रहा है, कम हो रही होती जा रही है। ऐसे ही इसी प्रकार हम लोग घास मैदान का लिए थे ना, घास परिस्थिति तंत्र के बारे में बात किए थे। ये घास था, क्योंकि घास के बाद कीड़ा, कीड़े के बाद चिड़िया, चिड़िया के बाद सांप। ठीक है। ये घास परिस्थिति तंत्र। लेकिन यही चीज अगर हम लोग तालाब परिस्थिति तंत्र की बात करेंगे, तो ये ध्यान दें, नोट नोट बना के लिख लेना। जब भी हम लोग तालाब परिस्थिति तंत्र की बात करेंगे, तो बस कुछ नहीं होता है, ये जो पिरामिड होता है ना, ये पलट जाता है। पलट जाता है मतलब ये इस प्रकार बन जाता है, इस प्रकार बन जाता है पिरामिड। तालाब परिस्थिति तंत्र की बस बात कर रहे हैं तब। तो हो सकता है आपसे कोई पूछ ले कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जो बनता पिरामिड है, उसकी वो किस प्रकार बनता है, तो ये उल्टा पिरामिड बनता है। ये घास का बनता है तो तालाब का उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? यहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है? बड़ी मछली की, या तालाब की बात करें तो छोटी मछली। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा यहाँ पे होती है, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। तो संख्या तो कम होती है, बट ऊर्जा सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। श्रृंखला यहाँ पे रहेगी, कैसे? छोटी मछली, फिर जो कि आपके शैवाल वैवाल शैवाल रहते हैं, उसके फिर जो फाइटो प्लैंक्टन होते हैं, जो कि एक तरह से समुद्र तालाब के पेड़ पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये तालाब की जो खाद्य श्रृंखला है, या तालाब का जो पिरामिड है, वो उल्टा बनता है एज कम्पेयर टू घास का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बस, और कुछ ज्यादा नहीं समझना है इसमें, क्योंकि तालाब है नहीं आपके में। आप में जो भी है वो सिर्फ संख्या है, जीव भार है और ऊर्जा पिरामिड में। अब जीव भार संख्या के आधार पर हम लोग तालाब के वर्गीकरण करेंगे, तालाब का उन सबको करेंगे, तब आएगा, हो सकता है चले। तो ये याद रखिएगा कि जो तालाब का जो पिरामिड होता है, वो उल्टा होता है। ठीक। हाँ, एक चीज क्या बताना था आप लोग को, कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम लोग शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ जा रहे हैं, ऊर्जा का ऊर्जा कम होती जा रही है। ठीक है, देखो, यहाँ पे शाकाहारी थे ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग सबसे शाकाहारी, हाँ, यहाँ पे शाकाहारी थे हम लोग, फिर थोड़े मांसाहारी हुए, और मांसाहारी हुए, और मांसाहारी हुए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग शाकाहारी जीवन से मांसाहारी जीवन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो ऊर्जा मिलती है हमको खाने के माध्यम से, वो कम होती जा रही है। इसीलिए आजकल जितने भी लोग हैं, वो वेजिटेरियन होने का प्रचार कर रहे हैं। आप वेज से नॉनवेज की तरफ जाएंगे, आप मुर्गा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जो भी खाते हैं, आपको जो भी पसंद है, आप अगर वेज चीज खाएंगे, उसमें आपको 90% ऊर्जा मिलेगी। और उसी चीज को, यही चीज अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो मात्र 10% ऊर्जा ही मिलती है। ये बाई
कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो डिपेंड करता है। बट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस में या इकोनॉमिकल स्टडीज में हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया कि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बदलती है, वेज से हम लोग नॉनवेज जाते हैं, देखो वेज से नॉनवेज गया, ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। ठीक है, ऊर्जा के रूपांतरण में जहाँ पे हमको यहाँ पे 100% ऊर्जा मिलने वाली थी, अब वहीं पे हमको 10% ऊर्जा ही मिलेगी। और अगर आपको इसमें संशय लग रहा है तो गूगल है ही आपके पास, वहां पे जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, 10% ऊर्जा का नियम या ऊर्जा हाश का नियम, वहां से आप लोग को पता चल जाएगी कि जो 100% ऊर्जा हम लोग को वेजिटेरियन पौधे पेड़ पौधे से मिलती है, अगर हम लोग उसी चीज को नॉनवेज के रूप में रूपांतरण या ग्रहण करते हैं तो मात्र 10% ऊर्जा ही मिलती है। इसीलिए एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, 10% ऊर्जा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बस मैथमेटिकली एनालिटिकली मैंने प्रूव किया कि वेज खाना खाने पे इतनी प्रतिशत ऊर्जा आपको मिलती है, एज कम्पेयर टू नॉन वेज खाना खाने से उतनी प्रतिशत ऊर्जा आपको नहीं मिलती है। तो आजकल देख रहे होंगे कैंपेन चल रहा होगा, गो वेज करके। ठीक है, गो फॉर वेज। तो गो फॉर वेज कैंपेन का मतलब यही है कि अगर देखो एक्चुअली क्या है कि हमारी सरकारें ने जो 2015 में पेरिस प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते रहते हैं। तो पेरिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत 2015 में जो पेरिस प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये प्रण लिया था, ये अपना उद्देश्य बनाया था, ये लक्ष्य बनाया था कि 2030 तक हम लोग सतत विकास के 17 गोल्स, 17 लक्ष्य थे। ठीक है, 2030 तक 17 लक्ष्य प्राप्त करना है सतत विकास के। अब किसी दिन हम एग्जाम में आएंगे तो आपको बताएंगे कि 17 लक्ष्य होते कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से 17 लक्ष्य निर्धारण किया गया है जिसको हम लोग को प्रतिपादन करना है, जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो उन 17 लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि मनुष्य के जीवन स्तर को बढ़ाना है। मनुष्य की जो जो कि जीने की प्रत्याशा है, उनकी बोलते हैं उसे जीव प्रत्याशा। पहले क्या था, पहले जो मनुष्य होता था या जो भी आम आदमी होता था, उनकी जीवन प्रत्याशा कम है। आज की डेट में अगर जीवन प्रत्याशा देखा जाए तो 65 कितना है, 42 से 45 एज है। मतलब ऑन एवरेज मनुष्य 45 साल तक ही जीवित होता है। तो जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए हम लोग की सरकारों ने 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उसमें से एक लक्ष्य ये है कि मनुष्य की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना। और मनुष्य का जीवन प्रत्याशा तभी और बढ़ेगा जब हम लोग अच्छा आहार ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए आजकल जो नारा चल रहा है गो फॉर वेज, गो फॉर वेज, वो इसीलिए चल रहा है कि 2030 तक हमको इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और ये इंडिया के लक्ष्य नहीं है, ये 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। 193 देशों ने यहाँ पे साइन किया है पेरिस समझौता में कि हम 2030 तक इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इस पे अभी हाल ही में इंडिया को बेस्ट अचीवर का अवार्ड भी मिला है इन गोल्स को प्राप्त, मतलब इन गोल्स के प्रयास के लिए इंडिया सबसे ज्यादा प्रयासरत है इन 17 गोल्स को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप न्यूज से कनेक्ट रहेंगे और कोई भी चीजें पढ़ेंगे, न्यूज को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहले ही दिन हम बोले थे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को हल्के में तो मत लेके चलना, ये बहुत स्ट्रांग विषय है। तो पता है पीसीएस आईएएस के पेपर में इसका अलग से एक सिलेबस भी होता है। अगर आप लोग आईएएस पीसीएस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि आईएएस पीसीएस में इसका अलग से सब्जेक्ट चलता है। इसके लिए पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि आपको बस पता है कि पर्यावरण प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, इसके मेन घटक क्या है, क्या क्या मनुष्य क्या करता है उसके लिए, मनुष्य ने क्या 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 कार्य किए, ये सब चीजें वहां पे पढ़ी जाती हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, इन कन्वेंशंस में क्या बातें कही गई हैं,
तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है वहाँ पे और पेपर आता भी है उसपे। तो हम लोग भी जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते-पढ़ाते हैं या जो भी होता है, हम ये सब्जेक्ट इसीलिए लिए क्योंकि हमको पर्यावरण पढ़ना था और भाई आपके माध्यम से मेरी भी पढ़ाई हो जा रही है तो उसमें बुरा क्या है? ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 45-40 मिनट जो भी क्लास चली है। इसका नोट्स हम डाल दिए हैं वहाँ पे, आपके जो भी स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें डाल दिए हैं और नोट्स खुद का प्रिपेयर कीजिए। हम चाहते हो तो अपना नोट्स शेयर कर सकते हैं। मेरे पास नोट्स है, नहीं तो हम किसी दिन फ़ोटो खींच के दिखाएँगे। मेरे पास खुद का नोट्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। बट वो जो नोट्स है, वो नोट्स मेरा पीसीएस लेवल या आईएएस लेवल की तैयारी के लिए है। उसका आपसे डिप्लोमा के स्तर पे कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना नोट्स खुद का शेयर कीजिए। रही बात वो नोट्स देने की, तो बोलोगे तो दे दिया जाएगा, उसके लिए बात नहीं है, ठीक है? या नहीं तो किसी दिन उठा के उसी नोट से पढ़ा देंगे आप लोग को। बहुत सारे जो कन्वेंशंस हुए, अभी आगे आप लोग को चौथा चैप्टर की पांचवा चैप्टर पढ़ना है जिसमें सरकार बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को कम करने के लिए बहुत सारे मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स को पढ़ना है 1972 से लेके और 2015-16 तक जो भी मीटिंग्स हुए हैं, उन सब मीटिंग वहाँ से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो नोट्स खुद का बनाइए, डिप्लोमा स्तर का नोट्स बनाइए। मेरा वो पीसीएस लेवल का है, वो कंपटीशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन में जानती है कि जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो नोट्स भी उसी फॉर्म में बनता है, बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको पूरा डिटेल नॉलेज पढ़ना होगा। पहले तो आप कंटेंट पढ़िए, कंटेंट क्रिएट कीजिए। कंटेंट क्रिएट मतलब क्या-क्या लिखना है। अगर आ गया इकोलॉजी पिरामिड में लिखने के लिए, तो इकोलॉजी पिरामिड में आप क्या-क्या लिखोगे, कैसे-कैसे लिखोगे? तो कंटेंट पहले पढ़ो, कंटेंट पढ़ोगे तो उसके बाद अपने आप कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो कंटेंट के साथ आपको अपने आप आता जाएगा। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, लिखने और नोट्स बनाने को इसलिए टीचर्स बोलते हैं कि बाई चांस जो लड़का बाद में पीसीएस या ऐसी तैयारी करेगा, तो उसको एक क्वेश्चन राइटिंग स्किल भी होना चाहिए। कैसे क्या लिखना है, कैसे कम शब्दों में अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? क्योंकि राइटिंग स्किल में बोलता है वहाँ पे आईएसपीसीएस में कि 150 शब्दों में आप अपना वो बदलिए, वो करिए, शब्दों को लिखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा। तो वहाँ पे कहानी नहीं लिखते हैं, वहाँ पे 150 शब्दों में अपना आंसर कंप्लीट करना रहता है। तो पहले तो उसके लिए कंटेंट पढ़ना पड़ता है। पहले कंटेंट पढ़िए और उसके बाद राइटिंग स्किल तो अपने आप डेवलप होती जाएगी, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कीजिएगा तो अपने आप आएगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट जो भी आएगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग नया टॉपिक लेकर आएँगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। नोट्स बहुत काम आने वाला है आगे आपको। आपको अभी इसकी अहमियत नहीं पड़ रही है, पता चल रही है। बट अगर आप तैयारी रखें दिमाग में कि हाँ पीसीएस की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो ये नोट्स आपका यहाँ पे बहुत काम आएगा, ठीक है? मेरे लिए मुझे काम आ रहा है इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया है। टू बी फ्रैंक मैं बता दे रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट लेने से आप आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे उससे नहीं मतलब है, ठीक है? मेरी तैयारी हो जा रही है, वो मतलब हो रहा है, ठीक है? और मेरे थ्रू आपकी तैयारी हो जा रही है तो उससे बेस्ट और क्या दिखेगा आपको, ठीक है? तो रखो फिर अपना, फिर करो।